वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। अभी तक हमने टॉप 30 एमसीक्यू का सीरीज चलाया हुआ था, बट अब जो है आपका फुल टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक वीडियो में एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यूपी SSSC का जो लेखपाल का आपका पेपर है उसके पर्सपेक्टिव से ये पूरा आपका टेस्ट सीरीज है। सो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को लगाइए और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इन टेस्ट के बारे में वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें सेक्शन रहेगा वो हिंदी का है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बात करी गई है कि तुम मुझ पर नाहक लाल पीले क्यों हो रहे हो, इस वाक्य में कौन सा समास है? कर्मधारय है, दिगु है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? कर्मधारय समास। दोस्तों आगे मूव करें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। अगर आप लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीसीएस प्री 2022 हो गया या फिर लेखपाल की परीक्षा हो गई, और आपके पास मॉनेटरी समस्या नहीं है, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको तुरंत बोलूंगा कि आप जो है ये कोर्स परचेज करिए। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन वाले टाइम में आपको अगर सफल होना है तो आपको एकदम एग्ज़ाम स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। और ये अगर आपने कई बार एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक ऐसा नाम है यूट्यूब पर जो इससे बेटर कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हर बार हर साल जो है रिजल्ट जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, उसके कंपैरेटिवली दूसरा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। और इवन मार्केट में जो आप बुक्स परचेस करते हैं उसमें भी आपको कई सारी बुक्स परचेस करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आपको कुछ मटेरियल मिल पाए। 100% वहां भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हर एक टॉपिक को कवर करते हुए। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप परचेज करें कोर्स। इन केस आप नहीं कर सकते हैं, कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट ये जो यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई पड़ रहे हैं ये टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक हैं, यहाँ पर जाइए। लेखपाल की क्विज और यूपी PCS की क्विज जो है ये से आप फ्री में लगा सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं वहां पर जाना है और इन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। बाकी अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बात करी गई है इसमें से कौन सा है जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें गुरुदेव है, परमानंद है, बारहसिंघा है या फिर पंचवटी? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बारहसिंघा। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की यहां पर बात करें, आपको यहां पर बताना है कि मुनि जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? कांता है, शार्दुल है, अंशुमाली है या फिर यति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यति। शार्दुल का आपको पता है ये सिंह का पर्यायवाची होता है, वहीं अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है और कांता किसका है? स्त्री का। तो इस तरीके से आपको ये सारे पर्यायवाची जरूर पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है कि प्रछन्न इसका विलोम क्या होगा? ये प्रतिपन्न होगा, अप्रछन्न होगा, गौण होगा या फिर निवृत्ति? तो सही आंसर क्या होगा आपका? प्रतिपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब यहां पर जो आपको ये 4 शब्द दे रखे हैं इसमें 3 जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, एक है तद्भव, आपको उसी को पहचानना है। अगर हम अंध की बात करें या अनार्य की बात करें या फिर अज्ञान की बात करें, ये तीनों ही आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। जबकि अपना ये कैसा है आपका? ये तद्भव शब्द है। और आत्मन जो है इसका क्या होगा आपका? तत्सम शब्द होगा, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पवित्र। ये जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है, गुण संधि है, स्वर संधि है या फिर अयादि? तो सही आंसर क्या होगा आपका? अयादि संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवैश्वर्य। इसके लिए जो संधि विच्छेद है वो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका सेकंड वन जो है ये नवैश्वर्य, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सही जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? नवैश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना मंतव्य साधने वाला। इसके लिए जो एक शब्द है वो क्या होगा? स्वार्थी होगा, स्वार्थ होगा, परमार्थी होगा या फिर शास्त्री? तो सही आंसर क्या होगा आपका? स्वार्थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है बिना हल जोते जाने वाली जो फसल होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकृष्ट होगा, अकृष्ट पूर्वा होगा, उपज होगा या फिर अकृष्ट पच्च्या? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अकृष्ट पच्च्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन है अंक भरना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? गुस्सा होना, स्नेह से लिपटा लेना, दुख रहना या फिर धोखा देना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन, यानी कि स्नेह से लिपटा लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट में आपको बताना है कौन सा पार्ट है जो कि अशुद्ध है या फिर किस पार्ट में अशुद्धि है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो देखिए, प्रदान किया नहीं होता है, अर्पित किया होता है। तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ वन। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? संधि है। अब यहां पर देखिए कई तरीके से इसको दिया गया है सन्निधि को। तो सन्निधि का जो सही तरीके से लिखने वाला मतलब इसका वर्तनी के रूप में शुद्ध रूप है वो क्या होगा आपका? सन्निधि, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है, एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में आपको बताना है कि लड़के के विषय में कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है। यहां पर सेंटेंस है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वैसे अगर देखें तो लड़के मतलब कई सारे होना चाहिए, बट यहां पर ये एक वचन की तरह यूज हुआ है, जबकि बहुवचन की तरह ये यूज नहीं हुआ है। तो आपको यही यहां पर सही आंसर होगा कि जो बहुवचन दिया हुआ है ये यहां पर अशुद्ध है। यहां पर लड़का मतलब लड़के जो है ये कर्ता भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, बहुवचन नहीं है। ये आपको इसके अंदर सर्च करना था। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कुर्सी है, दही है, दूध है या फिर भव। तो सही आंसर क्या होगा आपका? कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या फिर यह संप्रदान कारक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अधिकरण। अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो विभक्ति क्या होती है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मैं तो यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और विभक्ति चिन्ह इसमें यूज होता है अधिकरण में, वो कौन सा होता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अगला है, यहां पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इतिपूर्व है, निरूपम है, पुष्पावली है या फिर उपर्युक्त है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? इतिपूर्व, क्योंकि इसका जो सही रूप होता है वो क्या होता है आपका? इत और फिर विसर्ग फिर पूर्व, ये इसका सही रूप है। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एक आपको वाक्य दिया हुआ है, इसका शुद्ध रूप बताना है। वाक्य है 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। ये यहां पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, आपको शुद्ध रूप इन 4 में से सिलेक्ट करना है। पहला है 2 वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता समाप्त हो गई। ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस का मतलब ही यहां पर चेंज हो रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरा है 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, ये यहां पर एकदम करेक्ट है। वहीं तीसरे की बात करें कि 2 वर्ष के बीच, तो जैसे ही वर्ष आया तो ये वाला सेंटेंस भी यहां पर इनकरेक्ट है। इसके बाद 2 वर्षों में भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, ये भी यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा यहां पर सही आंसर क्या होगा? 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई। तो सेकंड वन है वो यहां पर करेक्ट आएगा। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला यहां पर दिया हुआ है कि स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या के स्थान पर या करके बहुवचन बनता है, जैसी बेटी यानी कि बेटियां। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा यहां पर दे रखा है पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को इकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। तीसरा है यहां पर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ऐ करके देने से बनता है। और चौथा है ये सभी सही है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये तीनों ही यहां पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहां पर गिवन है इसमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इन शब्दों में से कौन सा है? गुलाब है, जवाब है, देन है या फिर समझौता। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? देन। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पर बेस्ड अब आपसे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो एक बार इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि क्या है ये। तो यहां पर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आइए इसको एक बार देखते हैं। पैराग्राफ है, वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट आया उसने किसान समुदाय को निराश ही किया है। 1 साल से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद उम्मीद बनी थी कि केंद्र सरकार आगामी बजट में किसानों के उद्धार के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाएगी जिनसे वाकई उनका भला हो। कहने को बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे नए कदमों का ऐलान किया है जिनसे लग रहा है कि उसका जोर कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर कहीं ज्यादा है। किसानी की उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई है, जैसे खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। आने वाले वक्त में किसान खेतों में फसलों की निगरानी और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव जैसे काम के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश स्वागत योग्य है और इसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कितने किसान कर पाएंगे यह देखना होगा। देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी 80% से ज़्यादा ही है।
किसानों का यह तबका जिन मुश्किल हालात में खेती करता है वह किसी से छिपा नहीं है। बीज, खाद से लेकर सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी समस्याएं कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर हैं। ऐसे में किसान आधुनिक तकनीक को कितना अपना पाएगा यह कम बड़ा सवाल नहीं है। जिन किसानों की माली हालत ही खराब है वे ड्रोन जैसी तकनीक खरीदने या उसके इस्तेमाल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आज भी ऐसे गांवों की संख्या कम नहीं है जहां इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं। ऐसे में कैसे किसान डिजिटलीकरण का लाभ उठा पाएंगे? मुश्किल यह है कि देश का अन्नदाता ही सबसे गरीबी की हालात में है। ऐसे में क्या उन प्रयासों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मददगार साबित हों? सरकार कृषि और किसानी के उत्थान के लिए जैसे लंबे चौड़े दावे करती रही है, उनकी हकीकत प्रस्तावित बजट से पता चल जाती है। वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद 1.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस बार बजट में 1.24 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, यानी 1% से भी कम बढ़ोतरी। ऐसे में किसानों को हाईटेक बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, सोचने की बात है। हैरानी यह है कि कीटनाशकों पर जीएसटी अभी 18% है, जिसे किसान 5% करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन की एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी रूप देने की थी, पर बजट में इसका कहीं कोई संकेत नहीं है। आज भी गन्ना किसान अपने बकाया पैसे के लिए भटक रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि महामारी संकट को देखते हुए किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाएगा, पर बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कैसे पूरा होगा, कोई नहीं जानता। डीजल, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते दाम कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो तत्काल समाधान मांगते हैं। किसान कर्ज लेकर खेती करें, अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो जाएं, तकनीक पर खर्च कर लें। अब इस सोच से तो निकलना होगा। आइए अब जो है इस पैराग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहां पर है कि उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। पहला यहां पर दिया हुआ है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, दूसरा है बजट में खेती, तीसरा है भारतीय किसान की दुर्दशा और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बजट में खेती। क्योंकि पूरे पैराग्राफ में जो क्रक्स है इसका अगर आप देखें तो बजट में जो खेती के लिए चीजें कही गई हैं उसके बारे में है, तो बजट में खेती यहां पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहां पर गिवन है, किस कारण से ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बजट 2022-23 में सरकार ने फिर किसानों की वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया? पहला, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सरकार ने कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं। दूसरा है कीटनाशकों पर जीएसटी अभी 18% है, जिसे 5% करने की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। तीसरा है एमएसपी के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसे लेकर किसान दिल्ली की सरहद पर 1 वर्ष से ज्यादा खुले आसमान के नीचे आंदोलन करते रहे। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको समझ में आया होगा कि फोर्थ वाला जो होगा वो यहां पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस बार बजट में कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया कृषि क्षेत्र के लिए? 1.14 लाख करोड़ रुपए, 1.24 लाख करोड़ रुपए, 1.29 लाख करोड़ रुपए या फिर 1.45 लाख करोड़ रुपए? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड वन, यानी कि 1.24 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बजट 2022-23 में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए निम्न में किस बात पर ध्यान दिया है? पहला है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया। ऑब्वियस सी बात है, इसको नहीं बढ़ाया, हमने पैराग्राफ को भी देखा है। दूसरा है, कई नई योजनाएं जारी की जिससे किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये भी यहां पर सही नहीं है। इसके बाद है, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें ड्रोन तकनीक सबसे अहम है। ये यहां पर एकदम सही है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करा गया है पूरे इसमें आपके गद्यांश में, तो उसमें आपका ये थर्ड वाला जो है एकदम सही है। तो आंसर भी हमारा यही होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी कितने फीसद से ज्यादा है? जो कि आपका इस गद्यांश में दिया हुआ है, 70%, 80%, 90 या फिर 67। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 80%। इसके बाद अब जो है हमारा हिंदी वाला ये सेक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बाद आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो। इससे पहले यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर फिर से बता दूं कि आपको जो है ये जो आपको लिंक दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ये लिंक हैं आपके लेखपाल क्विज के लिए और यूपी पीसीएस प्री 2022 की क्विज के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करिए और डेली क्विज लगाइए इस पे आप।
और अगर आप पेड कोर्स परचेस करना चाहें तो ये यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ज्ञान सर का भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और पेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा आप लोगों से कि आप जरूर पेड कोर्स को परचेस करिए। देखिए एक ही बार मौका मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद कितनी वैकेंसी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी नोबडी नोज, ठीक है। सरकार बदलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे देखने वाली बात है, बट अभी जो मौका है उसको भुनाइए और जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं उतनी अच्छी तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज हमारे पास होने चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, मतलब सिलेबस उसमें, तो वो आपको प्रोवाइड करता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसीलिए मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप लोग परचेस कर लें। बाकी अगर आपका मन है आप ना करना चाहें तो एटलीस्ट ये जो फ्री क्विज है इसको ज़रूर करिए, ठीक है। इस ग्रुप पर तुरंत जुड़ जाइए। इसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन है ये जनरल नॉलेज का सेक्शन है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, किस भारत पुरस्कार ने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इसको जीता है? अब ये रामनाथ शेखावत हैं, गोपाल राय हैं, रामचंद्र गौड़ हैं या फिर बालकृष्ण जोशी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वन यानी कि बालकृष्ण जोशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर की कौन सी तारीख को मनाया जाता है या फिर दिसंबर महीने की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख या फिर 12 तारीख। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 11 तारीख। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूनिसेफ की जो नई प्रमुख है ये किसे बनाया गया है, फिर किसको इस पद पर नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल है, जेसी ओसाका है, लिली अल्फ्रेड है या फिर युआन जोठान है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कैथरीन रसेल। इनको यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? आई होप कि आप सबको पता होगा कि हरनाज संधू जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नहीं पता है जिसको तो उसको अब यहाँ पर पता चल चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना? सोनू सूद, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क या फिर शी जिनपिंग। तो सही आंसर क्या होगा आपका? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती, जी.के. गोखले, प्रशांत वर्मा या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सेकंड वाला यहां पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये पंचायत के बारे में कि पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर जब सरकार का मन करे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? प्रत्येक 5 वर्ष में कंडक्ट होता है आपका पंचायत चुनाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है मैरियाना खाई के बारे में कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? पश्चिमी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, करो या मरो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा ना हो कि जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। तो सही आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, सुएज नहर ये किसको जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर को, भूमध्य और ओमान की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और अरब सागर को या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है सुएज कैनाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर कनाडा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं। लिस्ट 1 में आपको ये कंपनीज दे रखी हैं और लिस्ट 2 में इनकी जो लोकेशन है। अब सबसे पहले बाल्को की बात करें तो बाल्को ये आपका कहाँ पर है? कोराबा में। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो ये कहाँ पर है आपकी? हीराकुंड में। और वहीं हम नाल्को की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोरापुट में। तो सही आंसर आपका क्या होगा? 2413 ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर ये नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, इसको ABCD समझिए और दिस इज 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि ग्रीन मफलर ये निम्न में से किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है ग्रीन मफलर, याद रखिएगा आपका नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये टर्म। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई? 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 15 दिसंबर 1946। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 9 दिसंबर 1946। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय
या फिर उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया, यानी कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस था, सज्जन सिंह केस था, गोलकनाथ केस था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी आप याद रखिएगा 1973। इस तरीके से भी ये पूछा गया है। सज्जन सिंह वाद जो था या फिर केस था ये आपका 1965 का था, और गोलकनाथ जो है वो कब का है 1990 का। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची। अब ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है या फिर इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड किया गया है, ये कौन से देश के संविधान से इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें बात करी गई है कि आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। किस लिए? विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने में, या फिर स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में, या फिर विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में, या फिर सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में वो कार्य कर सकें। इसके लिए सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराएगा? राज्य सरकार, यानी कि जो कानूनी रूप से इनको सशक्त बनाने का काम है वो कौन करेगा? राज्य सरकार। इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज द नोटिफिकेशन फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये गवर्नर साहब होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कमीशन होता है, या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका गवर्नर। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, बेरोजगारी यानी कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इसका सह अस्तित्व क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन कॉल्ड? डिफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, क्लियर इन्फ्लेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा आपका क्लियर इन्फ्लेशन या फिर निष्पन्द स्फीति। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक सर्वाधिक काम करता है या फिर काम आता है? कार्बन है, सिलिकॉन है, गंधक है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड। तो सही आंसर क्या होगा आपका सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निगम कर है, धन कर है, उपहार कर है, या फिर ये जीएसटी है। तो सही आंसर क्या होगा आपका जीएसटी। जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, जो आपको यहाँ पर ये 4 दे रखे हैं, जिसमें इसका यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अब ये केविलार है, कार्बन है, फॉर्मेलिन है, या फिर फुलेरिन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका केविलार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? विषाणु, कवक, जीवाणु, या फिर शैवाल, यानी कि वायरस, फंगी, या फिर बैक्टीरिया, या फिर एल्गी। तो सही आंसर क्या होगा आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 19, 21, 20, या फिर 24। तो सही आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल 21। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से कब बक्सर का युद्ध हुआ था? अब देखिए यहाँ पर 2 तारीखें ऑलरेडी आप हटा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 90s की तो बात ही नहीं है, बक्सर का युद्ध बहुत पुराना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को और इजी बना दिया गया है। अब यहाँ पर 2 तारीखें बचती हैं, एक है आपका 1762 और दूसरा है आपका 1764। तो ऑब्वियस सी बात है 1764 वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का वॉर हुआ था। सो इस तरीके से ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जिसमें हमने जनरल नॉलेज को कवर किया। इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो है आपका मैथ का। ठीक है, सो आइए मैथ पे क्वेश्चन पे चलें। इससे पहले एक बार इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि भैया अगर आपने अभी तक इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करा है, सो मेरा यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई प्लीज़ सबसे पहला काम करिए, इन ग्रुप्स को तुरंत ज्वाइन करिए। आप 50 क्वेश्चन यानी कि आधा आपने टेस्ट देख लिया है। सो मुझे लगता है कि आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो आप यकीन मानिए अगर आप ये जो हमारे ग्रुप हैं टेलीग्राम पर, इन पर आप डेली क्विज लगाएंगे, बहुत आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। वो सारे फैक्ट्स जो आप कहीं ना कहीं आप स्किप हो जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा
ज़रूर इसको करिए। और अगर पेड कोर्स कर सकते हैं परचेस तो तुरंत करिए। यहाँ पर ये नंबर है, इस पर मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप तुरंत करें। मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि आप लेखपाल का कोर्स ज़रूर परचेस करिए। बाकी आपके ऊपर है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिंपली आपको सजेशन दे रहा हूँ। मानना ना मानना ये आपके अपने ऊपर है। इसके बाद अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं मैथ के। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस रहेंगे। सो आइए इनको शुरू करते हैं। दोस्तों मैथ का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्तियां तथा कतार जो है वो बराबर हैं। आपको यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, 46 होगी, 44 होगी, 48 होगी या फिर 42 होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालिए और आंसर आ जाएगा कितना आपका 44। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, इसमें बात करी गई है कि एक 8 अंकों की संख्या है जो कि यहाँ पर ये गिवन है। आपको बताना है कि ये जो है इसमें 5x माइनस 3y इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 72 से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। सो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप 72 का यहाँ पर फैक्टर निकाल लीजिए। दो इसके होंगे, क्या होंगे, 9 और 8। ठीक है, 8 या 9 जो भी समझ लीजिए। अब अगर आपके ये दोनों ही इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कर ही रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। सो अब ये जो नंबर है 8 और 9, इस वाले नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है 8 के लिए और 9 के लिए, और x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगर आप 8 से डिविजिबल देखें, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो उसमें क्या होता है कि आखिरी के 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर कितने हैं, 3, 1 और y, ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए 8 से। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो उस केस में y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब भी नहीं चलेगा काम, 1 रखेंगे तब भी नहीं रखेगा, या फिर अगर हम रखेंगे 3, 1, 2 यानी कि y की वैल्यू 2 रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो तो हमें पता चल गई, वो कितनी होगी 2। इसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर रखिए और 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट लगाइए, आपको x की वैल्यू भी यहाँ पर पता चल जाएगी। उसके बाद x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट करिए और उसके बाद यू विल गेट द आंसर। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फाइनल आंसर ना मिले, -1 इसका आंसर आएगा, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं स्पेशल उसका एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। एंड आई होप कि वैसे तो आपको मैं जितना हिंट दे रहा हूँ उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और वैसे भी ये आपका टेस्ट है, सो यहाँ पर आपका टेस्ट चल रहा है। सो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें x² - 1 से पूरी तरीके से ये विभाज्य है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो यहाँ पर आप सिंपली x की वैल्यू निकालिए। अगर x² - 1 बराबर 0 है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। अब एक बार x की वैल्यू 1 पुट करिए इस इक्वेशन में, आपको a और b की टर्म्स में एक पूरी इक्वेशन मिलेगी, और एक बार -1 पुट करिए, एक और इक्वेशन मिलेगी। जब दो वेरिएबल है दैट मीन्स आपको दो इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास जब दो इक्वेशन आ जाएंगी a और b की टर्म्स में, उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, a = 1, b = 2। सॉल्व करिएगा, देखिएगा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि एक किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल की 432, 594, 702 की मात्रा में है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की यहाँ पर संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो कितना है आपका, 432, 594 एंड 702। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, 54 × 8 इसको लिख सकते हैं, 54 × 11 इसको लिख सकते हैं, और 54 × 13 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है आपका, 54। बाकी अब जो 8, 11 और 13 बचे ये हमें आंसर देंगे, मतलब यही हमारा आंसर होगा, 8, 11 एंड 13। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलें। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है आपका, एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506, 345 और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं जिससे बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सके। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से करना है, 506 इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 22 × 23। इसके बाद दूसरा है आपका 345, 345 को लिखा जा सकता है 15 × 23, और जो आपका तीसरा है 230, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 × 23। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया यानी कि 23, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलें। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि x y से 25% कम है,
तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्स और वाई, सिंपली आपको क्या करना है कि x जो है वो y से 25% कम है। आपने y ले लिया, कितना है 100 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25% लेस होगा तो 75 हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर निकालना है कि जो y है वो x से कितना अधिक है। ठीक है, y x से कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका 25। अब आपको 25 बटे में क्या रखेंगे x रखेंगे, यानी कि 75 इंटू 100 और यहाँ पर डिवाइड करा, मतलब इसको काट दिया तो कितना आएगा 3। 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3, ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा, यानी कि पहला वाला। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको लाभ प्रतिशत यहाँ पर बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल है ये, मतलब 36 CP बराबर कितना होगा आपका 30 SP। तो यहाँ से CP और SP का जो आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा 5/6। ठीक है, मतलब काटने वाटने के बाद 5/6 आ जाएगा। दैट मीन्स जो CP है वो CP कितना हो गया आपका 5x हो गया, SP कितना हो गया आपका 6x हो गया। और इनका जो प्रॉफिट आ जाएगा, इसको मतलब घटा देंगे तो घटाने पे क्या होगा आपका SP माइनस CP कितना आ जाएगा x। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि 5x इंटू 100। ये जब आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा आपका 20%, यानी कि सेकंड वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, आपको 5 स्क्वायर दे रखे हैं जिसका जो परिमाप है यानी कि पेरीमीटर है वो 24 सेंटीमीटर, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर गिवन है। आपको पेरीमीटर बताना है उस बड़े स्क्वायर का जिसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, इन सबके, यानी कि जो 5 ये आपको स्क्वायर दे रखे हैं इनके एरिया के इक्वल है। ठीक है, यानी कि आपको एक बड़ा सा स्क्वायर दिया हुआ है और इसका जो एरिया है वो ये जो छोटे वाले आपके 5 यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ग, इनके एरिया के बराबर है। ठीक है, मतलब इन सब का एरिया आपने ऐड कर दिया, तब जो एरिया आएगा वो किसके बराबर है, बड़े वाले स्क्वायर के। यहाँ पर आपको हर किसी का जो पेरीमीटर है इन पांचों का, वो पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाता है 4a, यानी कि अगर भुजा जो है एक ये वाला मान लीजिए, इस वाले की हम बात कर ले रहे हैं A1, इसका जो साइड है, साइड की लेंथ कितनी है आपका स्मॉल a1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर होगा P1 वो किसके बराबर होगा आपका 4a1 के, यानी कि चारों भुजाओं का जो योग होता है वही तो इसकी परिधि होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 4a1 ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 24 के, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है 24। अब यहाँ से आपने a1 की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी 6। अब आपको ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया पहले वाले का कितना आ जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर, यानी कि 36। तो अब पहले वाले का आ गया, इसी तरीके से बाकी सबका भी आपको एरिया निकालना है और बड़े वाले के बराबर यहाँ पर आपको रख देना, मतलब इन सबको ऐड कर देना, तो आपको बड़े वाले का एरिया पता चल जाएगा। अब बड़े वाले का जब आपको एरिया पता चल गया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, मतलब जो एरिया होता है क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर, बड़े वाले का आपको एरिया यहाँ पर पता चल ही गया। इससे यहाँ पर आप इसकी भुजा निकाल लेंगे, बड़े वाले स्क्वायर की भुजा निकल गई, उसके बाद आपको परिमाप निकालना है इसका, यानी कि पेरीमीटर निकालना है, दैट विल बी 4a। 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द आंसर। तो ये इस तरीके से इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा 24। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये 4 भिन्न दे रखे हैं, आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पर इसको आपको करना क्या है कि जो हर दिया हुआ है, हर से अंश को आपको सिंपली डिवाइड करना है और दशमलव के 2 पॉइंट तक लेना है। ठीक है, यानी कि अगर सपोज 10.1957 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहाँ तक इसकी वैल्यू लेंगे 10.19 तक। इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। डिवाइड करना है सिंपली, जैसे कि 7 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और दशमलव के 2 अंक तक, इसी तरीके से 7 को 9 से करिए, 4 को 5 से करिए, 5 को 7 से करिए, आपको आंसर क्या मिलेगा 5/7। ये सबसे छोटी यहाँ पर भिन्न आएगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है एक संख्या को मतलब एक संख्या है, इसको 899 से डिवाइड करने पर 63 शेषफल रहता है, यानी कि रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो आपको बताना है उसी नंबर को अगर 29 से डिवाइड किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है तो सिंपली आप क्या करिए, जो पहले वाले को बाद वाले से आप डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो निकाल के देखिएगा आंसर क्या आएगा इसका 5। इसके बाद आगे बढ़े। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक लड़के को एक राशि के 3/8 के समान
मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब उसने क्या करा कि योग को 3/8 से गुणा करने के बजाय 3/8 से उसने इसको विभाजित कर दिया। तब यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। अगर जब इसने इसको डिवाइड कर दिया तब जो इंक्रीमेंट देखने को मिला कितना का मिला, 55 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपली इसमें चलिए इसको आप करके देखिएगा। इसका आंसर कितना आएगा 24। इनकेस आप ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से आपको छोटा सा वीडियो बना के समझा दूंगा कि कैसे हुआ है, वैसे हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है आपको बताना है। मान लीजिए जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30% कम यानी कि 70, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 37% कम यानी कि 63। अब इसके बाद आपको परसेंटेज वो बतानी है जिससे दूसरी संख्या पहली संख्या से कम हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 7। ये आ गई पहली संख्या n1, दूसरी संख्या क्या हो गई n2। अब n2 जो है वो पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है ये आपको परसेंटेज के रूप में निकालना है। ये तो हमने वैल्यू निकाली, तो 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 70 इंटू 100, यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10%। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें आपको क्या है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर सिंपली आप ए बी सी ऐसे लिखिए, इसको आप मान लीजिए बी को 100, अगर 100 ये है तो सी की कितनी हो जाएगी 120। अब जो ए की है यहाँ पर क्या बोला है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि बी की आय अगर x है तो x का 125% यानी कि 25% ज़्यादा है ना। ठीक है, 125% ही किसके बराबर होगा आपका बी की आय के यानी कि 100 के। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे दैट मीन्स आपको a पता चल गया कि a का यहाँ पर वैल्यू क्या है। इसके बाद आप निकाल लीजिए इसको कि c की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक है, जो अभी हमने पहले क्वेश्चंस में करा था उसी की तरह ये हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 50%। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वृत्त है एक और एक वर्ग है, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि एक यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और एक दे रखा है वृत्त, दोनों का कह रहे हैं एरिया समान है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एरिया कितना होगा आपका ए स्क्वायर, वहीं अगर हम सर्किल की बात करें तब एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एरिया जो है वो कैसा है बराबर है, यानी कि A1 इक्वल्स टू AC होगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। सिंपल इसको आप क्या करेंगे तो A अपॉन आर करें तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये आपका पाई बाई 1, यानी कि जो अंडर रूट पाई और आपका 1। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं तो ज़रूर ये काम करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरे 10 की दर से 25 रुपये में खरीदे और 9 की दर से 25 रुपये में बेच दिए, तो आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन ये आप सॉल्व करके देखिए, आंसर क्या आएगा 11 सही 1/9%। ना समझ में आए, ना आपसे क्वेश्चन हो पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 - 4 अंडर रूट 3, तो आपको बताना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू देख लेते हैं। 1/x की वैल्यू कितनी होगी 1/7 - 4 अंडर रूट 3। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है या फिर जो हर है यहाँ से आपको अंडर रूट वाली टर्म्स खत्म करनी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको 7 + 4 अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया है। तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 7 + 4 अंडर रूट 3, और नीचे कितना हो जाएगा आपका a² - b²। ठीक है, यानी कि a + b और a - b, ये दिया हुआ है ना a - b a + b, तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो नीचे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 49, और 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 48, ऊपर कितना आएगा आपका ये 7 + 4 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से यहाँ पर तो बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पर x की अगर हम बात करें तो टर्म हमारी, अभी तो हमने 1/x की वैल्यू निकाली ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 7 - 4 अंडर रूट 3, और 1/x की वैल्यू जो अभी हमारे पास आई वो कितनी आई 7 +
4√3, ठीक है। तो ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो कितना होगा आपका 14। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि बहुलक निम्न में से क्या है। देखिए बहुलक यानी कि मोड का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी वैल्यू हुई है। 120 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। इसके बाद 110 की बात करें तो 1, 2 ही बार हुई है। 130 की बात करें तो 1 बार, 2 बार हुई है। 140 तो खैर बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा 120, यानी कि 120 जो होगा वो यहाँ पर इसका मोड होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है कि द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, फॉर अ टेस्ट आर गिवन बिलो विद मीडियन, जो इसका जो माध्यिका है वो कितनी है आपकी 36 है। तो आपको बताना है वैल्यू के की क्या होगी, ठीक है। ये आपको इसके अंदर बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। आंसर वैसे 33 है, सॉल्व करिएगा, देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। ना हो पा रहा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ये आपको एक यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त के अंदर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है आपका 4√3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यानी कि जो रेडियस है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो गिवन है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका √3, मतलब इसका जो फॉर्मूला है /4a², ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर √3/4a², ये किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने 4√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a² बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4, दैट मीन्स भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पर भुजा है, ये भुजा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। अब समबाहु है तो तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर इस वाली भुजा की वैल्यू भी कितनी होगी 4 होगी। अगर हम इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं, 90 का जो यहाँ पर कोण बनाए, तब उस केस में क्या होगा, ये इस वाली पूरी लाइन को क्या होगा हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। पूरी लाइन की वैल्यू कितनी 4, तो आधे की वैल्यू कितनी आ गई इतने की, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू यहाँ पर इसकी 2 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है 2 है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका एक बार कलर चेंज कर ले रहा हूँ तो शायद आपको और अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये वैल्यू चाहिए। अभी रेडियस अगर पता चल गई तो हम इस सर्किल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको जो अंदर एक ट्रायंगल मिला है जो अभी आप देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये जो है यहाँ पर कितना गिवन है आपको 2 गिवन है। ये जो कोण है, क्योंकि अगर आप बात करें एक जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें तीनों ही कोण कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। बीच में से इसको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कितना होगा एंगल 30 डिग्री होगा। अब हमारी जो काम है वो बन चुका है। अब ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका यहाँ पर 60 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 60 अगर हम यहाँ से लेते हैं तो साइन 60 क्या होगा आपका, साइन क्या होता है जो आपका लंब है, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेस, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बटा कर्ण कितना हो जाएगा r। तो इस तरीके से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/sin 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 2/√3/2, दैट मीन्स 2 ऊपर गया तो कितना हो गया आपका ये 4/√3। ये यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आई है किसकी, r की। जब आपको रेडियस r पता चल गया कितना है आपका 4√3, ये आपको रेडियस पता चल गया। इसके बाद आपको सिंपली एरिया निकालना है सर्किल का, वो कितना होता है आपका πr², ठीक है। तो πr² का मतलब कितना हो गया पाई और 4/√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16/3 पाई, ये इसकी वैल्यू आएगी। और आंसर क्या होगा आपका पहले वाला, ठीक है। इसके बाद अब जो है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + mx + 24 = 0 दिया हुआ है। इसका एक जो मूल है
ठीक है, मूल कितना दे रखा है आपको, √3/2, और आपको m का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। सिंपली आप क्या करिए, x की जगह ये जो रूट है यानी कि 3/2 ये वैल्यू ऐसे ही पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3/2 प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी -35/2। इसके बाद अगला जो हमारे पर क्वेश्चन है ये आपका डीआई के बारे में है। इस डीआई को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये स्टेशन दे रखे हैं, ठीक है, चर्च गेट है, दादर है, कांदीवली है, बोरीवली और विरार है। इससे रिलेटेड यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, इधर आपको ये ईयर दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2005 से 2010 तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार वापस चलते हैं, जो हमारा डीआई है तो किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा है जिसमें किराया लगातार नहीं बढ़ा है। अगर चर्च गेट की बात करें तो लगातार यहाँ पर किराया बढ़ा है, दादर की बात करें तो ये भी यहाँ पर किराया बढ़ा है, कांदीवली की बात करें तो ये भी किराया बढ़ा है, बोरीवली में भी किराया बढ़ा है। बट अगर आप बात करें विरार की तो जैसा आप देख पा रहे हैं पहले 1.1 था, उसके बाद 2.1, उसके बाद फिर यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ, घट गया है किराया 1.8। तो उसने यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा है जहां पर किराया लगातार नहीं बढ़ा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, विरार। ठीक है, विरार यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया 100% से ज्यादा बढ़ा। चर्च गेट की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ईयर बताना है जिसमें किराया जो है 100% से ज्यादा बढ़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5.3 था, इसके बाद 2006 में बढ़कर कितना हो गया 12.5, यानी कि 100% से ज्यादा। तो सही आंसर क्या होगा आपका 2006, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं भी किराया 100% नहीं बढ़ा है, उससे कम ही बढ़ा है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 2006। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है आपका कि 2009 में दादर में और 2007 में कहां पर, बोरीवली में। ठीक है, दादर और बोरीवली की बात हो रही है, तो इनके बीच में जो किराए का डिफरेंस है वो आपको निकालना है। सिंपली आप डीआई पे जाइए, दादर और बोरीवली दोनों का देखिए और यहाँ पर 2007 और 2009 का किराया उसके बाद इसके अंदर आप रखिए और इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दादर और बोरीवली का। तो आंसर क्या आएगा आपका ये 7900, ये डिफरेंस है। सो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है आपका कि 2008 में कांदीवली में जो मासिक किराया था वो सभी वर्षों को मिलाकर विरार में कुल मासिक किराए का लगभग कितना प्रतिशत है। तो एक बार आपको क्या करना है कि विरार में सभी सालों में जो मासिक किराया रहा उसको ऐड करना है, और दूसरी तरफ 2008 में जो कांदीवली का मासिक किराया था उसको रखना है। उसके बाद आपको उसका परसेंट यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डीआई को ध्यान से देखिए, आंसर निकालिए 45 आएगा। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो डीआई का है इसमें है आपका किराए की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शहर सबसे महंगा है। चर्च गेट है, बोरीवली है, दादर है या फिर कांदीवली। तो सही आंसर देखने के लिए आप यहाँ पर जाइए, ध्यान से इसको देखिए। तो चर्च गेट में लगातार आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा किराया कहाँ पर है, चर्च गेट में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, चर्च गेट। ठीक है, इसके बाद आप मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। इसमें बात करी गई है कि इसमें जो लक्ष्य शामिल थे जिन पर निगरानी करने योग्य लक्ष्य हैं वो कौन से हैं। पहला इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, दूसरा है शिशु मृत्यु दर में गिरावट, तीसरा है यहाँ पर बाल मृत्यु दर में गिरावट, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही लक्ष्य जो हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के, इनको याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ये आपका भारत में गरीबी हटाओ संबंधी कार्यनीति में शामिल है आर्थिक समृद्धि, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान, प्रत्यक्ष रूप से लक्षित गरीबी हटाओ कार्यक्रम या फिर उपर्युक्त तीनों। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑल दीज। ठीक है, ये तीनों ही ऊपर के जो गिवन है ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गरीबी अंतराल सूचकांक का अभिप्राय क्या है, यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत, गरीबी रेखा से निर्धन के बीच की औसत सूचकांक, या फिर गरीबी रेखा से नीचे के निर्धनों की सापेक्षिक स्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका एवरेज इंडेक्स ऑफ द पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो है आपका भारत में ग्रामीण गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये क्या है। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक,
औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका, कृषि कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निर्धनता संबंधी सेन सूचकांक, इसका आश्रय क्या है, यानी कि द मीनिंग ऑफ द सेन इंडेक्स ऑन पॉवर्टी इज सापेक्षिक रूप से धनी व्यक्तियों को अधिक भार देना, सभी निर्धन व्यक्तियों को समान भार देना, सापेक्षिक रूप से धनी व्यक्तियों को कम भार देना। क्या इसका मेन आश्रय है या फिर मेन मीनिंग है, तो वो है आपका सापेक्षिक रूप से धनी व्यक्तियों को कम भार देना। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके अनुसार जाति एकाधिकार रूपी संघ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज मोनोपोली यूनियन। ये टाइलर ने बोला, हेराल्ड गोल्ड ने बोला, मैकाइवर ने बोला, या फिर ये डेविस ने बोला। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, हेराल्ड गोल्ड, इन्होंने ये चीज बोली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 88 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, यह योजना पूर्व में चली आ रही मध्याह्न योजना का स्थान लेगी। दूसरा, केंद्र प्रायोजित यह योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी स्कूल को कवर करेगी। इसके बाद है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चलाई जाएगी, या फिर योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर गलत कथन चूज करना है, तो वो क्या है आपका सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 10 नहीं है, क्लास 8 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सी विशेषता अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषता नहीं है। पर्यवेक्षण है, अवधारणाओं का प्रयोग है, सापेक्षता है, या फिर प्रामाणिकता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और इस प्रकार की शक्ति और समता प्रदान करेगा ताकि ग्रामों में स्वराज की स्थापना हो सके। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 39, 40, 41 या फिर 42। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, अनुच्छेद 40। ठीक है, इसमें ये चीज बोली गई है, डीपीएसपी के अंदर आता है ये पार्ट। आप लोग बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें डीपीएसपी आता है, पार्ट नंबर आप लोग बताइएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा कारक ग्राम विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कृषि में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पर्याप्त उपयोग न होना, बेहतर सिंचाई व्यवस्था का अभाव, या फिर ग्रामीण समाज में व्याप्त घिसे पिटे और हानिकारक रीति रिवाजों का मतलब या फिर अंधविश्वासों का होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, थर्ड वन, यानी कि ग्रामीण समाज में व्याप्त घिसे पिटे और हानिकारक रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का होना। ठीक है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका काश्तकार। इसका अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता है, भूस्वामी के परिवार का सदस्य ना हो, नकद राशि या अनाज के रूप में मजदूरी लेकर भूस्वामी की व्यक्तिगत देखरेख के अंतर्गत काम करने वाला भाड़े का मजदूर है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां पर बात करी गई है, आपको युग्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। जोतदार, ये एक व्यक्ति जो बिना स्वामित्व के दूसरे के खेत में कृषि करता है। काश्तकार की बात करें तो एक व्यक्ति जो किराया देकर कृषि कार्य करता है। तीसरा, खुद काश्त, भूमि पर स्वयं कृषि करना। और वहीं रैयत की बात करें तो भूस्वामी। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रैयत होते हैं, ठीक है, ये आपका भूस्वामी नहीं होते हैं, ये कृषि पर निर्भर सामान्य लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समिति के भूमि सुधार संबंधी सुझाव 1949 के संबंध में ये जो कथन दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना और बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है, समिति का सुझाव था कि भूमि जोतने वाले किसान का उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर अधिकार होना चाहिए। दूसरा है, भूस्वामी अपनी भूमि को लाभप्रद बनाने के लिए वापस ले सकता है अगर इससे जोतदार की स्थिति अलाभकारी नहीं होती। यहां पर ये यदि गलत लिखा हुआ है, इससे जोतदार की स्थिति अलाभकारी नहीं होती। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। तो दोनों ही ये कथन जो है वो यहां पर सत्य है। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, दोनों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो इसका मेन लक्ष्य है। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, ये नहीं है इसका मेन लक्ष्य। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना, ये एकदम इसका मेन लक्ष्य है। तीसरा ऑलमोस्ट सेम ही, तीसरा सेम ही है, ठीक है, रिपीट हो गया यहाँ पर, कुछ टाइपिंग एरर है, तो ये सेम ही है, मतलब ये दूसरा और तीसरा दोनों एक ही हैं, तो कोई भी इसको आप समझ लीजिए आंसर। और इसके अलावा चौथा जो है ग्रामीण साक्षरता का उत्थान, ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, तो सेकंड वन जो होगा वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे 96। इसमें बात करी गई है कि निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम इसको बनाया गया, 1951 में, 52 में, 53 में या फिर 54 में। सही आंसर क्या आएगा आपका 1953। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है कि भू राजस्व से जुड़े सभी गैर न्यायिक मामलों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है, निपटान से जुड़े मामलों के अलावा, और सभी न्यायिक मामलों और निपटान से जुड़े सभी मामलों का नियंत्रण बोर्ड में निहित है। ये कौन सी धारा में कहा गया है, धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 7। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा, ठीक है, तो यहां पर इसकी धारा कौन सी होगी, धारा 5, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 98, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया, सही बात है। दूसरा है योजना में केंद्र और राज्य का शेयर 75:25 एवं केंद्र पहाड़ी राज्यों का शेयर 90:10 है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेंटर की स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार की स्कीम है, सारा वित्त पोषण वही करता है। तो ये हमारा जो हमें चूज करना था वो क्या था, जो गलत स्टेटमेंट था वो आपको यहाँ पर निकालना था, तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड वन। बाकी इन दोनों को भी आपको याद रखना है कि गरीबी उन्मूलन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है और आर्थिक और सामाजिक उत्थान से में जो ग्रामीण विकास है वो भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बाकी स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 99, तो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना या फिर 10 लाख कुआं योजना। तो सही आंसर क्या होगा आपका इंदिरा आवास योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। अब ये उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है या फिर बिहार। तो सही आंसर क्या होगा आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। सो इसके साथ ही दोस्तों इस वाले टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस टेस्ट को पूरी तरीके से दिया है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में।